इमरान खान के बारे में ना लोग एक बात कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उसको ऐसे कपड़े अदा किए हैं, उसके ऊपर कोई जो नेगेटिव चीज़ है वो नहीं ठहरती। पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक कुछ नामालूम अफराद जिनको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उसकी एक उजारादारी रही है। उसने सियासतदानों को कंट्रोल किया और सियासतदानों ने हमेशा बैसाखियाँ कम यूज़ किया एस्टेब्लिशमेंट की। आवाम ने अनकंडीशनल लव नहीं किया, इश्क किया अपनी आर्मी से, लेकिन आर्मी ने उसको गलत इस्तेमाल किया। ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छे तरीके से समझा है, उनमें से इमरान खान एक है। ह्यूमन साइकोलॉजी सिर्फ वही बंदा समझ सकता है जो स्ट्रगल करके आया हो। मैं एक सियासत के हवाले से सवाल करता हूँ आपसे। जी। माशाल्लाह आप नफ्सियात को भी जानते हैं, समझते भी हैं। सियासत में ह्यूमन साइकोलॉजी का क्या रोल है और पाकिस्तान में क्या कोई ऐसा सियासतदान है जो इन इंसानी नफ्सियात को अपनी सियासत में इस्तेमाल करता है या अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करता है? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? आपने वो क्वेश्चन किया जिसके ऊपर ना पिछले कई दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस पे बात करूँ। सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि सियासत है क्या चीज़। अगर आप सियासत को और सोशल वर्क को कंपैरिजन करें तो ये दोनों एक ही चीज़ है। सियासत क्या है? अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल। कि चंद लोग आते हैं, वो कहते हैं हमें वोट दो, हम आपकी खिदमत करेंगे, हम आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम मुआशरे की जो है वो फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। सोशल वर्क क्या है? चंद लोग इकट्ठे होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है? लोगों से डोनेशन इकट्ठी करती है और वही डोनेशन फिर उसी मुआशरे पे लग के मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। तो अगर हम ये चीज़ देखें तो सियासत क्या सोशल वर्क है, तो ये तरक्की याफ्ता ममालिक में सियासत वाकई एक सोशल वर्क है। वहाँ पे आवाम के मफादात का ख्याल किया जाता है, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। और आप अमेरिका, यूरोप या जो जापान, तुर्की वगैरह ये देख लें, वहाँ पे वाकई सियासत एक सोशल वर्क है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में क्या सियासत सोशल वर्क है? तो बदकिस्मती ये है कि ये कभी भी सोशल वर्क नहीं रही। हमारा सियासतदान पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक कभी मैच्योर हुए नहीं। मेजोरिटी क्या थी? मेजोरिटी ये थी कि हमारी सियासत में पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक कुछ नामालूम अफराद जिनको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उसकी एक उजारादारी रही है। अब एस्टेब्लिशमेंट ने पहला जब 1956 में हमारे ऊपर उजारादारी की तो उस टाइम पे हम सियासतदान मैच्योर नहीं हुआ कि वो आपस में इकट्ठे होते हैं और एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं भाई तो आप अपने काम करें, हमें अपना काम करना तो सियासत हमारा काम है। लेकिन उन्होंने बैसाखियाँ यूज़ की, इस्तेमाल की, एस्टेब्लिशमेंट की। और हमेशा जब भी उनको कोई इलेक्शन जीतना होता था वो एक जमात एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी होती थी और बाकी जमातों को परे धुतकारा जाता था। और इस तरीके से वो अपनी 2-4 साल जो भी है टेन्योर पूरा करती थी और फिर नया जो होता था इलेक्शन होता था। इसी असना में आपने 1971 का दौर भी देख लिया। बाकी ज़िया-उल-हक के 10 साल 11 साल थे। फिर नवाज शरीफ बेनज़ीर की नूरा कश्ती भी देख ली। फिर मुशर्रफ का दौर भी देख लिया। फिर थोड़ी सी सियासत मैच्योर हुई, लेकिन उस मैच्योरिटी के अंदर भी एस्टेब्लिशमेंट का हमेशा से एक प्रॉपर रोल रहा है। उसने सियासतदानों को कंट्रोल किया और सियासतदानों ने हमेशा बैसाखियाँ कम यूज़ किया एस्टेब्लिशमेंट की और वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के थ्रू वो आते रहे हैं इक़्तिदार में। लेकिन अगर ये ना करते और ख़ुद आवाम के अंदर जाते और आवाम से वोट मांगते, आवाम के अंदर अपना जाके शऊर देते, तो ये आज हाल ना होता। बेसिकली जो एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया? एस्टेब्लिशमेंट ने जब देखा कि ये सियासतदान तो मेरे ऊपर हैं। अब सियासतदान की कमज़ोरी क्या है? सियासतदान की कमज़ोरी ये है कि उसको आवाम में जाके वोट लेना पड़ता है, चाहे वो जितना भी एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियाँ यूज़ कर लें। तो वो एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया कि एस्टेब्लिशमेंट ने मीडिया, अदलिया और क्या कहते हैं सियासतदान, इन तीनों को कंट्रोल किया। अब सियासतदान जैसे ही ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल किया। अब सियासतदान जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार में आता था, जो भी पार्टी इक़्तिदार में आते थे, वो अपने आप को मजबूत करने के लिए जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट के परों से निकलने की कोशिश करते थे, एस्टेब्लिशमेंट क्या करते थे कि वो जनाब अदलिया के थ्रू या तो नायल करवा देते थे या ब्यूरोक्रेसी के थ्रू काम नहीं होने देते थे या फिर मीडिया के थ्रू उनकी नेगेटिव पब्लिसिटी होती थी सियासतदानों की। अब अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट क्या थी कि उनका तो अवाम में स्टेक था कोई नहीं कि वो उनको अवाम के सामने पेश होना होता था।
दूसरा, फिर अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा से मीडिया के ऊपर चूँकि इनका काबू होता था, तो मीडिया में हमेशा से हमने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट को और आवाम ने अनकंडीशनल लव नहीं किया, इश्क किया अपनी आर्मी से। लेकिन आर्मी ने उसको गलत इस्तेमाल किया और जो है अपने करप्शन की, खुल के करप्शन की। अगर मैं आर्मी के कुछ किरदारों ने बेसिकली हर एलीट क्लास, चाहे वो सियासतदानों की थी, चाहे वो अदलिया की थी, चाहे वो मीडिया की थी, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की थी, या फिर एस्टेब्लिशमेंट की थी, ये जो ऊपर एलीट क्लास बैठी थी उन्होंने सब ने मिलकर करप्शन की। ये सब का एक गठजोड़ था। लेकिन बहरहाल चूँकि सियासतदान अवामी नुमाइंदा होता है तो वो डर जाता है। उनको जैसे ही वो उन पारों से निकलने की कोशिश करते थे तो मीडिया पे जैसे ही उनकी करप्शन सामने आती थी। अब देखो ना, अगर अदलिया करप्शन कर रही है तो अदलिया का क्या स्टेक है आवाम के अंदर, या फौज का क्या स्टेक है? अगर बाजवा करता है करप्शन तो उसको अदलिया सज़ा भी दे दे या कोई भी सज़ा दे दे, आवाम से उसने जाके वोट तो नहीं मांगना, या आवाम ने उसको गालियाँ तो नहीं देनी। गालियाँ किसने खानी है? गालियाँ तो बेचारे सियासतदान ने खानी है। अब इशू ये होता था कि अब इस बात पे सियासतदान अगर थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करता और कहता है कि हाँ मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने करप्शन की है और ये करप्शन, ये पैसे, अगर मेरे ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम है, ये मैं पैसे देता हूँ और मैं साफ़ हो जाता हूँ। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो बजाय ये पॉजिटिव तरीका अपनाते हैं, उन्होंने नेगेटिव तरीका क्या अपनाया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के नीचे लग कर रहते थे। इस दौरान में अगर वो कहीं नवाज शरीफ ने किया या जरदारी के दौर में यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर हुआ जो हटते रहे बहरहाल। लेकिन अब जब ये सारी कहानी हम देखते हैं तो फिर एक टाइम ऐसा है कि फिर एक मर्द आन आ गया, फिर एक ऐसा सियासतदान नहीं बल्कि लीडर आया जो कि एस्टेब्लिशमेंट को सीना दिखाने लग गया, जो उसके सामने आके खड़ा हो गया। मैं ये नहीं कहता कि उस लीडर ने के दौर में करप्शन नहीं हुई, लेकिन उस लीडर के अंदर ये जुर्रत ज़रूर थी कि उसने अपने इस जो ब्लैकमेलिंग थी वो इस ब्लैकमेलिंग में नहीं आया। उसने 75 साल का जो सारा गम था, एक तो उसको एक जगह इकट्ठा करके दिखा दिया। इसी तरीके से उस सियासतदान लीडर ने कहा कि चलो मेरे अंदर गलतियां होंगी लेकिन मैं अवामी नुमाइंदा और मैं अवाम में जाके अपना सामना करूंगा। और फिर अवाम ने भी उसको मोहब्बत दी, जैसे अवाम ने एस्टेब्लिशमेंट को 75 साल अनकंडीशनल लव दिया, इश्क किया, और उसी अवाम ने फिर उसके साथ खड़ी हो गई, उस लीडर के साथ, और उसको अपना नुमाइंदा बना लिया। और अब आप देख लें पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का क्या हाल हो चुका है कि अब वो जो एक बेसिकली मास्क होता था ना कि जनाब सियासतदान करप्ट है, और वो जो माशाल्लाह लगा के फ़ौज आ जाती थी, क्योंकि फ़ौज का तो हमें नहीं पता था ये फ़ौज किस तरीके से काम करती है। हम तो इसको कहते थे कि ये देवता हैं हमारे और ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। वो तो बाद में हमें पता चला कि क्या सिस्टम चल रहा है। तो जैसे ही वो सियासतदान को तापते थे तो सामने फ़ौजी खड़ा होता था तो आवाम समझती थी ये हमारा देवता है, तो वो सियासतदान को रगड़ देते थे। लेकिन पहली दफ़ा एक ऐसा लीडर आया जो कि ट्रांसपेरेंट था। वो जैसे ही फ़ौज ने उसको उतारा तो उसका वो क्योंकि ट्रांसपेरेंट था तो फ़ौज का मकरूज चेहरा सामने आ गया। एस्टेब्लिशमेंट का बेसिकली हम एस्टेब्लिशमेंट के चंद लोगों को जो ऊपर एलीट उनका बैठा है, तबका जनरल बैठा है, हम इन चीज़ों का। अब जैसे ही उनका ये चेहरा सामने आया, आवाम को पता चला, आवाम में शऊर आ गया, और ये उस लीडर को क्रेडिट जाता है कि उसने 75 साल का सियासी शऊर आवाम को दे दिया। और ये 6 साल बच्चे से लेके 60 साल बाबे तक का है, बल्कि आप कहें कि 180 साल और 100 साल सबको अब शऊर आ गया सियासत के बारे में। तो अब पहली दफ़ा हम ये देख रहे हैं एज अ यूथ में, अगर देखूँ मैं आम एक जो नौजवान हूँ एक उसकी तरफ देखूँ तो मुझे ये लगता है कि अब पाकिस्तान की वाकई वो तकदीर बदलने वाली है। अब मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो 65% यूथ है ना, उसको जो अपना पोटेंशियल शो करने का मौका नहीं मिला 75 साल में, और वो रगड़ा गया है। अब मेरे ख्याल में वो टाइम आने वाला है कि उस 65% यूथ को अपना पोटेंशियल शो करने का मौका मिलेगा। वो वक्त दूर नहीं है जब ये जो हमारी जंजीरें हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट की सूरत में पाकिस्तान के नौजवानों के पाँव में पड़ी रही हैं, वो अब टूटने को करीब हैं। और इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है कि हमारा मुल्क उसी तरीके से तरक्की करेगा जैसे हम कहते थे कि अमेरिका तरक्की कर गया, जापान तरक्की कर गया। गोया आप ये कहना चाहते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी को इमरान खान ने बड़े भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया? बल्कि मैं कहता हूँ कि शायद दुनिया में चंद जो लीडर हैं जिन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छे तरीके से समझा है, उनमें से इमरान खान एक है। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी सिर्फ वही बंदा समझ सकता है जो स्ट्रगल करके आया हो।
जिसने शॉर्टकट के थ्रू ना आया हो, जो किसी की सीढ़ियाँ इस्तेमाल करके ना आया हो, उसने, आप देखें, अगर आप क्रिकेट में देख लें, उसने अगर आया है तो अपनी मेहनत से आया है। शौकत खानम अपनी मेहनत से बनाया है, नमल नौले शेट्टी अपनी मेहनत से उसने बनाया है। सियासत में उसने 27 साल हो गए हैं। कहाँ से शुरू हुआ था? ज़ीरो से शुरू हुआ, बल्कि मनफी से शुरू हुआ था, फिर ज़ीरो, और फिर आज वो जिस स्टेज पे है, मेरे ख्याल में इतना जो प्यार मिला है, इतना जो पॉपुलैरिटी मिली है। और इमरान खान की आप ज़िंदगी उठा के देख लेना, जैसे ही वो लाइमलाइट में आया एज अ क्रिकेटर और आज तक उसका पीक पॉइंट बिल्कुल सीधा ऊपर गया। वो कभी आज तक हमने ये नहीं देखा कि नीचे। क्यों? इसकी मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ। इमरान खान के बारे में ना लोग एक बात कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उसको ऐसे कपड़े अता किए हैं कि उसके ऊपर कोई जो नेगेटिव चीज़ है वो नहीं ठहरती। मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान नहीं, हर उस बंदे को अल्लाह ताला ऐसे कपड़े अता करता है जो अपनी आवाम के साथ सिंसियर होता है, जो स्ट्रगल करता है, जो पॉजिटिव वे में कंसिस्टेंट स्ट्रगल करता है। हर बंदा वो उसको अल्लाह ताला ने ऐसे कपड़े अता कर। अच्छा, पाकिस्तान में आज सियासत बहरानों में घिरी हुई है, आपके सामने कितने मसाइल हैं, तो क्या इमरान खान की वजह से या किसी और की वजह से पाकिस्तान बहरानों से निकलता हुआ आपको नज़र आ रहा है या मज़ीद बहरानों में गिरता हुआ? मैं अगर इसको ऐसे बयान करूं कि देखो, अगर आप अपनी ज़िंदगी का कर लें, हम अपनी जिस स्टेज पे हैं, हर बंदा अपनी ज़िंदगी में ना बहरानों का सामना करता है, वो एक स्ट्रगल से गुजर के आता है। अगर मैं कहूँ कि हमारा मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त सियासी बहरान है या डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, ये जो भी इसके अंदर ऐसी सिचुएशन है कि कुछ मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं एक चीज़ एज अ यूथ अपने बाकी नौजवानों को भी एक उम्मीद देना चाहूँगा कि जो मायूसी होती है ना, आप जितने भी आपके गिर पॉजिटिव माहौल हो, लेकिन अगर आप अंदर से डिप्रेशन, अगर अंदर से मायूसी का शिकार है, तो वो पॉजिटिव माहौल भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप जितने भी क्राइसिस का शिकार हो, आप जितने भी नेगेटिव माहौल का शिकार हो, आप जितना भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी हो, अगर इंसान के अंदर से, अपने अंदर से एक पॉजिटिविटी है, अगर इंसान के अंदर अपने उठने की एक ताकत, जज्बा है, तो कोई चीज़ आपको उठने से रोक नहीं सकती। तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी क्राइसिस आ जाए, अगर इस वक्त पाकिस्तानी कौम इकट्ठी हो जाए, अगर पाकिस्तानी कौम तहैया कर ले कि हमने दुनिया के अदीम कौम बनना है, तो कोई शक नहीं है कि कोई नहीं रोक सकता हमें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।